जब भी महिला सशक्तिकरण का जिक्र होता है तो हमारे मन में सफल महिलाओं की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जो किसी सरकारी पद या किसी बड़े ओहदे पर या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ होती हैं। लेकिन हम कभी उन घरेलू महिलाओं की बात नहीं करते जो कई सामाजिक चुनौतियों, घर परिवार और समाज के दबाव के बावजूद एक अच्छा मुकाम हासिल करती हैं। एक ऐसी ही महिला की बात हम करने जा रहे हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की एक नई परिभाषा गढ़ी है और पुरुष प्रधान समाज की तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए अपनी राह खुद चुनी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पली बढ़ी एक लड़की जिसका नाम प्रज्ञा था, जिसका बचपन सिर्फ इस उलाहना में बीता कि वो काश लड़का होती। परंपरागत समाज की सोच से ओत-प्रोत उसके माता पिता ने कभी उसे वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। प्रज्ञा का एक बड़ा भाई भी था। बड़े भाई के आगे प्रज्ञा किसी के दामन में चुभे कांटे की तरह थी। बात बात पर उसे डांटा जाता, छोटी सी गलती पर उसे मारा जाता। वो अंदर से इतनी डरी रहती कि न चाहते हुए भी उससे गलतियां हो जाती। धीरे धीरे वो परिवार और अपनों से दूर होती गई। हर त्योहार, हर खुशी, हर सुख उसके लिए सब बराबर हो गया। अंदर से वो किसी अंधेरे कमरे में कैद अकेली गुड़िया बनकर रह गई। जब वह 6 साल की हुई, उसका दाखिला पास के ही प्राइमरी विद्यालय में हुआ। एक रोज जब वो विद्यालय से घर लौट रही थी, उसकी सहेलियों ने उसे छुपन छुपाई खेलने के लिए आमंत्रित किया। खेलते खेलते वो सहेलियों के साथ किसी पड़ोसी के घर में छुप गई। उस घर का मालिक अकेला रहता था। लड़कियों को अकेला देख उसने प्रज्ञा को अपने कमरे में बुलाया और डरा धमका कर उसका शारीरिक शोषण किया। 6 साल की बच्ची पहले से ही संकुचित दिमाग और फिर ये मानसिक और शारीरिक चोट ने प्रज्ञा के कोमल मस्तिष्क को झकझोर दिया। वो परिवार से पहले ही डरी सहमी थी। उसकी हिम्मत न हुई कि वो इस घटना को घर में किसी से बता पाए। वो लहूलुहान थी, बेइंतहा दर्द सह रही थी, पर किसी से कुछ बोल नहीं पाई। पुरुष वर्ग के लिए जो नफरत उसके मन में घर कर गई थी, वो और बढ़ गई। आखिर लड़कों को ही सारे हक क्यों? इस सोच और चुप्पी में उसका सारा बचपन गुजर गया। प्रज्ञा जब 18 साल की हुई तो माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। वो किसी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। उनके लिए वो किसी सामान की तरह थी जिसे कहीं ठिकाने लगाना था। ऐसा नहीं था कि प्रज्ञा के घरवाले संपन्न नहीं थे, बस उनके यहाँ लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं था। प्रज्ञा ने घर छोड़ने का मन बनाया और दिल्ली आ गई। दिल्ली जैसा शहर, एक जवान लड़की, ना कोई सहारा और ना कोई पहचान। किसी तरह प्रज्ञा ने एक घर किराए पर लिया। उसे सिलाई और बुनाई का काम अच्छा आता था। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। हर जगह लोग जान पहचान मांगते। प्रज्ञा जानती थी कि अगर उसने कुछ भी बताया तो वो नौकरी कम करेगी, परंतु शारीरिक शोषण उसका ज़्यादा होगा। दिल्ली आए 1 हफ्ता गुजर चुका था। प्रज्ञा के पास न नौकरी थी और न पैसे। मकान का किराया, पेट की भूख ने प्रज्ञा को कई रात सोने न दिया। मकान मालिक की नज़र प्रज्ञा के इज्जत पर थी। उसने किराए के बदले प्रज्ञा को कई प्रलोभन दिए, परंतु प्रज्ञा ने घुटने नहीं टेके। नौकरी की तलाश के दौरान प्रज्ञा की जान पहचान एक सर्वे कंपनी के कर्मचारी अजय से हुई। उसने प्रज्ञा को यकीन दिलवाया कि वो उसकी नौकरी लगवा देगा। प्रज्ञा को पुरुषों पर यकीन नहीं था।
परंतु इस बार उसके पास कोई रास्ता न था। अजय की पहुंच की वजह से प्रज्ञा को एक सर्वे कंपनी में घर जा जाकर लोगों के प्रॉपर्टी दस्तावेज सत्यापित करने का काम मिल गया। दिन भर कड़ी मशक्कत और चिलचिलाती धूप में प्रज्ञा सर्वे करती और शाम को ऑफिस से निकलने के बाद पड़ोस के सिलाई की दुकान में कढ़ाई करती। इस तरह प्रज्ञा ने कुछ महीनों में एक अच्छी राशि जमा कर ली। सर्वे की नौकरी उसे पसंद नहीं थी। विभिन्न घरों के लोग ऐसे बर्ताव करते जैसे वो उनसे भीख मांगने आई हो। कोई तो डांट कर भगा देता। उसने मन बनाया कि वो ये नौकरी छोड़ देगी और कढ़ाई बुनाई का काम करेगी। अजय को मालूम चला कि प्रज्ञा नौकरी छोड़ रही है तो उससे रहा नहीं गया। उसने प्रज्ञा को घर पर मिलने के लिए बुलाया और पेय पदार्थ में नशे की गोली मिला दी। प्रज्ञा के होशो हवास खोने पर उसने उससे जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, परंतु उसके चिल्लाने पर वो भाग गया। प्रज्ञा ने सोचा था कि वो उसे बताएगी कि वो उससे मन ही मन कितना प्यार करती है, परंतु अजय की इस भयानक रूप ने फिर से उसके बचपन के जख्म हरे कर दिए। अपने टूटे विश्वास को समेटते हुए प्रज्ञा ने दिल्ली छोड़कर गुरुग्राम में घर ले लिया। अपने जुटाए पैसों से प्रज्ञा ने कपड़े का काम शुरू किया। वो आसपास के मोहल्ले वालों के कपड़े उनकी मांग के अनुरूप सिलती थी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में प्रज्ञा दी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। किसी ने उसे सुझाव दिया कि वो अपने बनाए कपड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकती है। उससे उसे अच्छा मुनाफा भी होगा और कस्टमर की ताक नहीं देखनी पड़ेगी। प्रज्ञा ने 4 सिलाई की मशीन लगाई और 4 लोगों को काम पर रखकर ओमिला फैशन के नाम से अपना काम शुरू किया। उसके बनाए कपड़े और डिजाइन ने मार्केट में धूम मचा दी। प्रज्ञा एक एक दिन में 8-8 हजार पीस बेचने लगी। उसका काम इतना बढ़ गया कि उसे और मशीनें लगानी पड़ी। उसकी कड़ी मेहनत, तपस्या और जुझारूपन ने प्रज्ञा को एक कंपनी का मालिक बना दिया। जो माँ बाप प्रज्ञा को छोड़ चुके थे वो उसे ढूंढते हुए गुरुग्राम पहुँचे। आज प्रज्ञा का भाई, उसके माँ बाप उसके साथ ही रहते हैं। उन्हें प्रज्ञा पर गर्व होता है। जिन्होंने उसे बचपन में अभिशाप समझा था, आज वो उनके लिए वरदान है। आज प्रज्ञा ऑनलाइन कारोबार में ओथिला फैशन की मालकिन है। उनका व्यापार भारत से निकलकर विदेशों तक जा पहुंचा है। प्रज्ञा अपने गुजरे कल को याद करते हुए भावुक हो जाती है। किस तरह मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार हुई वो। उन्होंने वो सारी घटनाएं कलमबद्ध कर रखी है। प्रज्ञा आज हजारों महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर चलाती है। उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। वो कहती हैं, स्त्री तब तक कमज़ोर है जब तक वो खुद को कमज़ोर समझती है। अगर उसने सामाजिक बंधनों को तोड़ दिया तो एक स्त्री से बड़ा योद्धा कोई नहीं। प्रज्ञा के संघर्ष ने आज न जाने कितनी महिलाएं जो घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं को जीने का रास्ता दिया है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।